बांग्लादेश की राजनीति में हालिया बदलावों ने भारत की रणनीतिक चिंताओं को नई दिशा दे दी है। कट्टर इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी भले सत्ता से दूर रही हो, लेकिन 77 सीटों के साथ वह अब संसद में एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी जरूर है। नई सरकार का नेतृत्व बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी कर रही है और प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। ऐसे में जमात का बढ़ता प्रभाव नीतिगत फैसले, खासकर विदेश नीति पर असर डाल सकता है। इसी बीच तुर्की की सक्रियता ने नई बहस छेड़ दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान के बेटे बिलाल एर्दोगान का ढाका दौरा कई संकेत दे रहा है। उनके साथ तुर्की के पूर्व फुटबॉलर मैसूद ओजिल और तुर्की की सरकारी सहायता एजेंसी टिका के प्रतिनिधि भी पहुंचे। यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब नई सरकार ने शपथ ली ही थी, जिससे इसे राजनीतिक महत्व मिल गया है। टिका पहले ही बांग्लादेश में कई परियोजनाओं में निवेश कर रही है। ढाका विश्वविद्यालय में मेडिकल सेंटर का उद्घाटन और लाल मोनिड हाट जैसे क्षेत्रों में तकनीकी संस्थानों के प्रोजेक्ट तुर्की की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन परियोजनाओं के जरिए पैन इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे स्थानीय राजनीति प्रभावित हो सकती है। अगर यह प्रभाव जमात इस्लामी जैसे समूहों के साथ तालमेल में बढ़ता है तो भारत विरोधी रुख को बल मिल सकता है। भारत के लिए चिंता सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान भी सक्रिय है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई पर आरोप है कि उसने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की पृष्ठभूमि में भूमिका निभाई और जमात के साथ समन्वय बढ़ाया। आरोप यह भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के खिलाफ प्रदर्शनों को हवा देने में कुछ भारी तत्वों की भूमिका रही है। हसीना के पद से हटने के बाद आईएसआई के प्रतिनिधिमंडल का ढाका दौरा इन अटकलों को और ज्यादा मजबूत करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले एक दशक में सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद रोधी सहयोग मजबूत हुआ था। अगर नई राजनीतिक संरचना में जमात का प्रभाव बढ़ता है तो तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश उसे समर्थन देते हैं, तो यह सहयोग प्रभावित हो भी सकता है। खासकर पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, सीमा पार कट्टरपंथी नेटवर्क और अवैध गतिविधियों को लेकर नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर भारत के पास अभी भी संवाद और सहयोग के रास्ते खुले हैं। बीएनपी सरकार अपने आर्थिक हितों और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर नीतियां बनाएंगी, लेकिन दक्षिण एशिया में तुर्की की बढ़ती सक्रियता और पाकिस्तान की रणनीतिक दिलचस्पी संकेत देती है कि बांग्लादेश आने वाले समय में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन सकता है। ऐसे में भारत के लिए सतर्क कूटनीति, खुफिया समन्वय और क्षेत्रीय साझेदारी को और मजबूत करना जरूरी होगा। बांग्लादेश में हुए 13वें आम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और ये नतीजे एक बड़े बदलाव की गवाही दे रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने 2/3 बहुमत के साथ क्लीन स्वीप किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत का दावा कर दिया है और इसी के साथ यह तय हो गया है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। करीब 20 साल के निर्वासन के बाद वतन लौटे तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी ताजपोशी के साथ ही बांग्लादेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। 36 साल बाद देश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। अब तक वहां की सत्ता शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 297 घोषित सीटों में से 212 पर कब्जा कर बीएनपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। इस जीत के साथ ही 20 साल बाद देश में बीएनपी की वापसी हुई है।
हालांकि इस चुनावी परिणाम ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों और सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। इसका मुख्य कारण जमाते इस्लामी और उसके 11 सहयोगियों द्वारा 77 सीटों पर दर्ज की गई शानदार जीत है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि जमाते इस्लामी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है उनमें से एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से लगे बांग्लादेशी जिलों में स्थित है। सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेस के प्रोफेसर मैदुल इस्लाम ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताया कि शेख हसीना की अवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद मुकाबला मूल रूप से जमात और बीएनपी के बीच रहा। प्रोफेसर इस्लाम ने कहा, बीएनपी की जीत यह संकेत देती है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र पहचान और राष्ट्रवाद का मुद्दा अभी भी जनता के लिए महत्वपूर्ण है। जमात ने 1971 के मुक्ति संग्राम के इतिहास को चुनौती देने की कोशिश की, जो व्यर्थ साबित हुई। हालांकि जनमत संग्रह यह भी संकेत देता है कि अब 1972 के संविधान में संशोधन के प्रयास किए जाएंगे। भारत की सीमावर्ती राज्य हाई अलर्ट पर। जमात की चुनावी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने पश्चिम बंगाल के 6 जिलों जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना से लगी सीमा के साथ साथ असम के सिलचर में लगे क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित कर दिया है। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि यह स्थिति भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकती है। सीमा के वे हिस्से जहां कटीली तारें नहीं लगी हैं, वे लंबे समय से मानव तस्करी और तस्करी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस फैसले के बाद भारत को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अल्पसंख्यकों की चिंता। राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर पंचाली सेन ने कहा, जमात इस्लामी ने भारत के प्रति अपनी सार्वजनिक मुद्रा को नरम किया है और पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए खुलापन दिखाया है, लेकिन भारत के लिए सुरक्षा और आतंकवाद एक प्रमुख चिंता बनी रहनी चाहिए। प्रोफेसर सेन ने जोर देकर कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा, जिन पर पहले ही हमले हो चुके हैं, भारतीय सरकार की प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए। चूंकि भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है, दिल्ली ढाका के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने और क्षेत्र में शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्क नीति अपनानी चाहिए।